अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। हम लोग 9th क्लास के जो टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे लास्ट वीडियो में आपने बायो की ब्रांचेस पढ़े, हम उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग मज़ीद जो बायो की ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने जो बायो की ब्रांच पढ़नी है दैट इज़ सेल बायोलॉजी। वैसे तो आमतौर पे बायो पढ़ने से पहले ही आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बायो में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, दे आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल बायोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। और याद रखिए सेल क्या होता है, सेल के अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं दैट आर नोन एज ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स भी बोला जाता है, ऑर्गेनेलिस भी कहा जाता है इसको। अगर मैं आपको एक सेल का स्केच ड्रॉ करके दिखाऊं, ये एक सिंपल एक सेल है, इसके सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इसी तरह इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। हर ऑर्गेनेली का अपना अपना एक काम है। क्या काम है वो आप लोग इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में पढ़ोगे। तो एक जो सेल होता है उसके अंदर उसकी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे आपके पास एक फैक्ट्री होती है, वो कभी तभी काम करती है जब उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो मिल के काम करते हैं, तो वो एक आपको आउटपुट देती है। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तभी एक सेल काम करता है, फिर पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही काम करता है। तो सेल बायोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें आप लोग सेल के बारे में पढ़ोगे, उसकी ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ोगे और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में तफसील से पढ़ोगे। ये किस ब्रांच में पढ़ते हैं आप लोग? सेल बायोलॉजी में पढ़ते हो। और सेल बायोलॉजी में ना सिर्फ आप सेल और उसकी ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ोगे, बल्कि ये भी देखोगे कि सेल डिवाइड कैसे करता है, सेल डिवीजन के बारे में। यू ऑल्सो स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, कि हाउ वन सेल डिवाइड इनटू टू सेल। ये एक सेल है हमारे पास, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स में डिवाइड होता है, फिर ये आगे मजीद रेप्लिकेट करते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये किस प्रोसेस, ये सारा कुछ आप पढ़ते हो सेल बायोलॉजी में। सो सेल बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल and its organelle and their structure and function. And in cell biology we also focus on the process of cell division, how one cell divide into two cell or more than two cell. तो ये सारा आप किसमें पढ़ते हो? सेल बायोलॉजी में। सो बायो की नेक्स्ट ब्रांच हम लोगों ने पढ़ ली सेल बायोलॉजी। उसके बाद हमारी जो अगली ब्रांच आ जाती है दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो ब्रांच है हमारे पास दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फिजियो एंड लॉजी। फिजियो मीन का मतलब होता है फंक्शन, फिजियो मीन फंक्शन, लॉजी मीन टू स्टडी। सिंपल अगर डेफिनेशन देखी जाए, टू स्टडी द फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। डिफरेंट बॉडी मॉर्फोलॉजी ब्रांच है जिसमें आप बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो। फिजियोलॉजी वो ब्रांच है, आप लोगों ने फिजियोथेरेपिस्ट का नाम सुना होगा। अगर आपकी खासा बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा होता तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको मूव करने में हेल्प आउट करता है, एक्सरसाइजेस वगैरह आपको करवाता है। सो फिजियोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें आप क्या पढ़ते हो? बॉडी के फंक्शन के बारे में पढ़ते हो कि उसका जो बॉडी का ये पार्ट है वो किस तरीके से काम करे। मिसाल के तौर पे मेरा हाथ है, ये विजिबल है, इसलिए मैं आपको क्लियर इसकी एग्जांपल देती हूँ कि इसकी कैसे काम करे। इवन कि अगर आपका थंब भी ना हो तो आपका हाथ प्रॉपर काम नहीं करता। तो फिजियोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ते हो। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी। हम लोगों ने दो ब्रांचेस अभी तक डिस्कस की, सेल बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी भी हमारे पास दो वर्ड से निकली है, टैक्सा और नोमी। टैक्सा का मतलब होता है रूल्स एंड लॉज, और टैक्सा का मतलब होता है टू क्लासीफाई। टैक्सोनॉमी इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, टैक्सा एंड नोमी। टैक्सा का मतलब होता है टू क्लासीफाई, नोमी का मतलब होता है रूल्स या फिर लॉज। बेसिकली हमारे पास टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है? टैक्सोनॉमी इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, टैक्सा एंड नोमी। टैक्सा का मतलब होता है टू क्लासीफाई, नोमी का मतलब होता है रूल्स या फिर लॉज। सिंपल डेफिनेशन बनती है टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू सम रूल एंड लॉज। बेसिकली बच्चों याद रखिए, आप अपने स्कूल में ही देख लो कि आप लोगों की जिस तरह क्लास होती है, 9th क्लास है,
अगर इस 9th क्लास के सारे स्कूल के बच्चे इकट्ठे हों और आप लोगों को अलग-अलग स्पेसिफाई ना किया जाए, क्लासीफाई ना किया जाए कि ये 9th का बच्चा है या ये 10th का बच्चा है, अच्छा फिर आपको क्लासेस में भी भेज दिया जाता है। अगर 9th की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हम लोग सेक्शन बना देते हैं, मिसाल के तौर पर 9th A, 9th B, 9th C, तो इस तरीके से ताकि उसमें बच्चों को डिवाइड किया जा सके। तो क्लासिफिकेशन हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब की क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो टेक्सोनमी बायो की वो ब्रांच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हो इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। पहले बड़ा ग्रुप बना दिया जाता है, उसके बाद छोटे छोटे सब ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। सो बायो की वो ब्रांच जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं बच्चों। क्लासीफाई का मतलब होता है उनकी डिवीजन कर दी जाती है, ग्रुपिंग कर दी जाती है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, दैट इज नोन एज टेक्सोनमी। वैसे टेक्सोनमी का जो लेटेस्ट जो मतलब इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि टेक्सा मीन टू क्लासीफाई, नोमी मीन रूल्स एंड लॉज, टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एंड लॉज। बायो पढ़ने में, साइंस पढ़ने में क्लासिफिकेशन आप आगे पढ़ोगे, हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं। हम लोग अभी किंगडम फाइलम वगैरह सारा कुछ आगे डिस्कस करोगे, तो ये हमारे पास अभी सिंपल आपको डेफिनेशन बताई जा रही है कि बायो की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी classify living organisms into groups and subgroups, that is known as taxonomy। ठीक है जी, कोई मुश्किल? अभी तक हम लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़ ली, उसके बाद हम लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ ली, उसके बाद हम लोगों ने टेक्सोनमी पढ़ ली। नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज नोन एज जेनेटिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जीन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों ने 8th में भी डीएनए के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि ये जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं या डीएनए पाया जाता है। डीएनए को ही जब आप छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हो तो वो जीन्स बन जाते हैं, और यही जीन्स जो होते हैं, आप इन जीन्स के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ोगे दैट इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जीन्स। जीन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका इनहेरिटेंस में क्या रोल होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, अपने माँ बाप से या आगे से उनके ग्रैंड फादर से। तो ये इनका क्या मतलब होता है, क्या चीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होकर जाती है? दीज आर एक्चुअली जीन्स। जीन्स होती हैं, हाफ मदर से हाफ फादर से बच्चे में जा रही हैं, जीन्स ही हैं बेटा, जो इसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हो। तो हम लोग जीन्स के बारे में या ये सारा किसमें पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स या करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आप जेनेटिक्स बायो की वो ब्रांच है जिसमें आप पढ़ते हो जीन्स के बारे में और जीन्स का रोल देखते हो इन इनहेरिटेंस। एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस, आपकी बुक में भी मेंशन है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात जाती हैं उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस में किसका रोल होता है, जीन्स का रोल होता है। और हम जीन्स के बारे में और इनहेरिटेंस के बारे में तफसील से किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो बायो की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि ऐसे खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में जाते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का वर्ड आपकी बुक में यूज हुआ है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चों में ट्रांसफर होकर कैसे जा रहे हैं। सो दैट वो सारा आप किसमें पढ़ते हो, जेनेटिक्स में पढ़ते हो। तो हम लोगों ने अभी तक बायो की 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। अगेन इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, एम्ब्रियो एंड लॉजी। लॉजी का बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हमारे पास क्या होता है, मैं आप यहाँ पर बच्चों को चिक के एग्जांपल देती हूँ। आप एक हैन का जब अंडा देखते हो, वो 21 डेज़ के अंदर जो होता है उसमें से एक चिक जो होता है वो निकल आता है। तो बेटा वो जो सारी डेवलपमेंटल चेंजेस हैं जिससे गुजरने के बाद वो अंडा एक चूजे में कन्वर्ट हुआ है, वो सारा बेसिकली जब तक वो अंडे के अंदर था वो एक एम्ब्रियो कहलाता है। सो बायो की वो ब्रांच जिसमें आप एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हो और उसकी कैसे डेवलपमेंट होती है, वो सारा किस में पढ़ते हो, एम्ब्रियोलॉजी में। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच we study about the development of an embryo, that is known as embryology। एम्ब्रियोलॉजी का सिंपल मतलब है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, हमारे पास जो एक
छोटी सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि डेवलप हो गए न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास द ब्रांच ऑफ बायो इन विच वी स्टडी अबाउट द डेवलपमेंटल चेंजेस दैट आर अकरिंग इन द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो सिंपल डेफिनेशन है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिस ब्रांच में आप पढ़ते हो दैट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। यही आज हम लोगों ने 5 ब्रांचेज जो थी वो डिस्कस करनी थी। फर्स्ट वन सेल बायोलॉजी, जिसमें आप सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन प्लस इट्स ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ते हो, प्लस सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हो। सेकंड हम लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी, जिसमें आप बॉडी के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो, दैट इज फिजियोलॉजी। थर्ड हम लोगों ने कहा कौन सी पढ़ी, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जिसमें आप अपनी आसानी के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हो इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। उसके बाद हम लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ी। जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, विरासत में या करेक्टर्स की ट्रांसमिशन में इसका क्या रोल है। एंड लास्ट ब्रांच हम लोगों ने पढ़ी एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। आई होप कि आपको मेरी वीडियो में मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मुश्किल लगे तो आप कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।